Good morning to all. My name is Varsa and I am the student of BSc Second Year Chemistry Honors. Today I am here to present my presentation on the topic infrared absorption spectroscopy. Different radiation interact differently with different matter. First is nature of radiation and next is nature of matter. In nature of radiation heat transfer in the form of electromagnetic waves including light. Nature of matter heat transfer by conduction. Next is spectroscopy, the branch of science which deals with the study of interaction of electromagnetic radiations with matter is called spectroscopy. When an organic compound is irradiated with EM radiations, the organic compound can absorb some specific frequency and allow the remaining radiations to pass through it. Some of the light can also be reflected back to the source. From all the radiations, the organic compounds can absorb some specific frequency and allow the remaining radiations to pass through it. Heat of effect of electromagnetic radiation on molecules. अब हम पढ़ेंगे कि जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन क्या होती है। जो हमारी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है ना, ये इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस विद मैटर इज कॉल्ड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. During interaction of infrared radiation with matter vibrating very slower, medium or faster, this response can be detected by an instrument and converted into a visual representation called a infrared spectrum. Example antisymmetric stretch, symmetric stretch, scissoring band. Types of molecular vibration. Infrared radiation causes stronger molecular vibration. जो हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन होती है ना, वो काज कर देती हैं कोई स्ट्रोंगर मोलिकुलर वाइब्रेशन को, किसमें, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर. स्पेसिफिक बॉन्ड्स रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज ऑफ IR रेडिएशन. कोवलेंट बॉन्ड्स कैन वाइब्रेट इन सेवरल मोड्स. फर्स्ट इज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन. जो हमारी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है उसमें क्या होता है, जो हमारी डिस्टेंस होती है कि नहीं दो बॉन्ड्स के बीच की, वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है. बट जो हमारी बॉन्ड एक्सीज होती है ना, वो हमेशा सेम रहती है. उसे हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बोलते हैं. इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आर मोस्ट यूजफुल वाइब्रेशन इन IR स्पेक्ट्रा. फिर जो हमारी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है वो दो प्रकार की होती है. पहली सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और दूसरी एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग. जो हमारी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होती है उसमें क्या होता है, जो हमारे एटम होते हैं ना, वो या तो मूव्स इन करेंगे या फिर मूव्स आउट विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम. उसे हम सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग बोलते हैं. जैसे कि हमने इस नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग दिखा रखा है. फिर हमारी होती है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग. जो हमारी एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होती है उसमें क्या होता है, द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन विच वन एटम्स मूव इन और एंड अदर मूव आउट्स विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम. इसमें क्या होता है, एक एटम तो अंदर की तरफ जाता है और एक एटम बाहर की तरफ जाता है. किसके रिस्पेक्ट में, सेंट्रल मेटल एटम के रिस्पेक्ट में. उसे हम एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग बोलते हैं. जो हमारी एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होती है ना, उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसका एक एटम बाहर की तरफ मूव करता है और एक अंदर की तरफ. So a bond of asymmetrical stretching appears at higher value frequency और वेव नंबर, जैसे हमने नीचे दिखा रखा है फिगर में. फिर हमारी होती है बेंडिंग वाइब्रेशन. बेंडिंग वाइब्रेशन वो होती है जिसमें जो डिस्टेंस होती है कि नहीं दो एटम्स के बीच की, वो तो सेम रहती है, बट जो पोजीशन होती है बॉन्ड एक्सिस की वो चेंज होती रहती है. उसे हम बोलते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन. जो बेंडिंग वाइब्रेशन होती है फिर वो होती है दो प्रकार की. एक होती है इन प्लेन बेंडिंग और एक आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग. जो इन प्लेन बेंडिंग होती है वो होती है जिसमें जो एटम होते हैं वो एक ही प्लेन में रहते हैं. और ये इन प्लेन बेंडिंग भी दो प्रकार की होती है. पहली होती है सीजरिंग, दूसरी रॉकिंग. जो सीजरिंग होती है उसमें क्या होता है, जो दो एटम है हमारे पास वो मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर इन द सेम प्लेन. वो एक ही प्लेन में एक ही तरफ मूव्स करेंगे. और जो कि हमारी रॉकिंग होती है उसमें क्या होता है, जो दोनों एटम होंगे ना, vibration in which the two atoms moves to the same side in the same plane of the system is called rocking. जो फिर हमारी आती है आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग. आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग क्या होती है, जिसमें जो हमारे एटम होते हैं ना वो आउट ऑफ प्लेन
बेंडिंग में मूव करते हैं, उन्हें हम आउट ऑफ प्लेन बॉन्डिंग बोलते हैं। फिर जो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है वैगिंग और एक होती है ट्विस्टिंग। जो वैगिंग होती है उसमें क्या होता है, द वाइब्रेशन इन विच टू एटम सिम्यूटेनियसली मूव्स अबव और बिलो द प्लेन ऑफ सिस्टम। इसमें क्या होता है, दोनों एटम या तो ऊपर की तरफ मूव करेंगे या फिर नीचे की तरफ मूव करेंगे, उसे हम वैगिंग बोलते हैं। फिर हमारी आती है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग में क्या होता है, द वाइब्रेशन इन विच द वन एटम मूव्स अप एंड अदर एटम्स मूव्स डाउन द प्लेन ऑफ सिस्टम एट द सेम टाइम। जो हमारी ट्विस्टिंग होती है उसमें क्या होता है, एक एटम तो ऊपर की तरफ मूव करता है और एक एटम नीचे की तरफ मूव करता है, उसे हम ट्विस्टिंग बोलते हैं। नीचे हमने डायग्राम्स की हेल्प से शो कर रखा है मोलिकुलर वाइब्रेशन। तो हमारी जो मोलिकुलर वाइब्रेशन होती है वो दो प्रकार की होती है, एक स्ट्रेचिंग और एक बेंडिंग। एक होती है स्ट्रेचिंग और एक होती है बेंडिंग। फिर जो हमारी स्ट्रेचिंग होती है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक इन प्लेन बेंडिंग एक आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। फिर जो इन प्लेन बेंडिंग होती है वो भी दो प्रकार की होती है, एक तो सीजरिंग और एक रोकिंग। फिर हमारी जो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग होती है वो किस दो प्रकार की होती है, वैगिंग और एक ट्विस्टिंग। फिर हमारी जो स्ट्रेचिंग होती है वो भी दो प्रकार की होती है, एक तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और एक एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, जो हमने बताया था आपकी कि जो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होती है उसमें दोनों एटम्स एक ही साइड मूव होते हैं, और जो एसिमेट्रिकल में देखिए एक दूसरी डायरेक्शन में और एक दूसरी डायरेक्शन में है। और ऐसा ही हमारा जैसे वैगिंग में हमने बताया था, एक तो दोनों एटम या तो अबोव द प्लेन होंगे या फिर बिलो द प्लेन होंगे। और ट्विस्टिंग में जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, एक एटम तो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और एक एटम नीचे की तरफ मूव कर रहा है। और जो हमारी सीजरिंग होती है उसमें हमने बताया था कि दोनों एटम एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे एक ही प्लेन के अंदर। और जो रॉकिंग होती है उसमें एक ही साइड में मूव करेंगे एक ही प्लेन के अंदर, इसमें हमने दिखा रखा है आपको। आगे हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। During interaction of infrared radiations with matter, change in vibrational energy levels takes place. So IR radiation spectroscopy is called vibrational spectroscopy. जो हमारी इंटरेक्शन होती है ना इंफ्रारेड रेडिएशंस की मैटर के साथ में, तो उसमें कुछ चेंजेज होते हैं, वाइब्रेशनल चेंजेस टेक्स प्लेस होते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर जो हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होती है वो एसोसिएट होती है बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स से विद मच स्मॉलर एनर्जी, छोटे छोटे एनर्जी गैप से। सो रोटेशनल ट्रांजिशन आल्सो टेक्स प्लेस, तो उसमें रोटेशनल ट्रांजिशन भी होती हैं along with vibrational transitions. Hence vibration spectroscopy is also called as वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रो। जो हमारी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो उसको हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल सकते हैं। फर्दर ऑल द बॉन्ड्स इन ए molecule कैन नॉट absorb IR radiation, but only those bonds of a molecule will absorb IR radiation which are accompanied by a net change in dipole moment, and such transition are called IR active transition। इसमें यह बता रखा है, हम किसी भी रेडिएशन को तभी IR रेडिएशन बोलेंगे जब उसमें कुछ नेट चेंज इन डाइपोल मोमेंट होगा, और उन ट्रांजिशंस को हम बोलते हैं IR एक्टिव ट्रांजिशंस। फिर नीचे ये डायग्राम बना रखा है, इसमें नीचे की तरफ तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है और ऊपर की तरफ इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी का बैरियर बना रखा है। फिर है जो हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं यार स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। इट स्टेट्स दैट फंडामेंटल वाइब्रेशन विल बी IR एक्टिव इन दोज कंपाउंड्स विच हैविंग नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। इसका ये बोल रहा है कि जो हमारी फंडामेंटल वाइब्रेशन होती है वो IR एक्टिव जब होगी जब हमारे पास कुछ नेट वैल्यू होगी किसी डाइपोल मोमेंट में। Or it state that any substance will absorb IR radiation and undergo vibrational transition if it has bonds with net value of dipole moment। और या फिर वह कोई भी सब्सटेंस तभी IR रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगा और अंडरगो जाएगा वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के जब उसके पास कुछ नेट वैल्यू होगी डाइपोल मोमेंट की। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि हेटेरोडाइएटोमिक molecules like HCl, HBr, etc have bond with separation of charge and thus the bond has net value of dipole moment, so they are IR active। जैसे कि HCl है, इसमें कुछ नेट वैल्यू है डाइपोल मोमेंट की,
एच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और सी एल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। आगे हम पढ़ते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशन। द वाइब्रेशन विच कोरिस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट वाइब्रेशनल ट्रांजिशन that is zeroth vibrational level to first vibrational level on absorption of IR radiation is called fundamental vibration। फिर हम पढ़ते हैं ओवरटोन। एनी मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन ऑन अब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन इज कॉल्ड ओवरटोन्स। जो हमारी फंडामेंटल वाइब्रेशन होती है उनके जो मल्टीपल होते हैं उन्हें हम ओवरटोन बोलते हैं। फिर है हमारी फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन में क्या होता है, ये जब ओक्यूर होती है जब फ्रॉम जीरो वाइब्रेशनल लेवल टू सेकंड वाइब्रेशनल लेवल और अब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन। फिर होती है सेकंड ओवरटोन। द वाइब्रेशन विच ओक्यूर्स फ्रॉम जीरो वाइब्रेशनल लेवल टू थर्ड वाइब्रेशन लेवल ऑन अब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन इज कॉल्ड सेकंड ओवरटोन। जैसे कि हमने नीचे डायग्राम में बना रखा है। नीचे की तरफ है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ऊपर की तरफ दिखा रखा है पोटेंशियल एनर्जी। जो हमारी जीरोथ लेवल से फर्स्ट लेवल में ओक्यूर होती है उन्हें तो हम बोलते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशन। फिर जो हमारी जीरोथ लेवल से सेकेंड रीजन तक होती है उन्हें बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। फिर जीरोथ लेवल टू थर्ड में होती है उन्हें बोलते हैं हम सेकेंड ओवरटोन्स। फिर अगला है हमारा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन फॉर नॉन लीनियर मोलिक्यूल्स। नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन इज 3n-6। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया, बेंजीन का फार्मूला कितना होता है C6H5। तो इसमें नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन कितनी हो जाएगी 3 इंटू हमारे पास टोटल n कितने हैं 12 -6 तो कितनी हो जाएगी 30। ऐसे ही हमने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल ले रखे हैं, इनकी भी निकाल सकते हैं हम लोग। फिर जो हमारे पास लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए क्या फॉर्मूला आता है 3n-5। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई N2O का। N2O में हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 3 -5। तो हमारे पास नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन कितनी आ गई 4। फिर हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल 3 × 3 - 5। इसमें वैसे तो वैल्यू 4 आ रही है, लेकिन इस पे एक नोट करने वाली बहुत बात क्या है, जो CO2 होती है वो 2 वाइब्रेशनल बॉन्ड देती है। बिकॉज वन, एक तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होता है वो IR इनएक्टिव होता है, जो असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होती है वो IR एक्टिव होती है। फिर जो 2 बेंडिंग वाइब्रेशन देती है उनकी बस वे सेम होती हैं और गिव्स बैंड एट द सेम वैल्यू, एक ही वैल्यू पर बैंड देती हैं और वो दोनों सेम होती हैं। फिर जो हमारी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होती है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है डाइपोल मोमेंट का, देयरफॉर ये क्या होती है IR इनएक्टिव होती है। फिर देयर इज चेंज इन, फिर जो हमारी एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग उसमें क्या होता है कुछ चेंज होता है डाइपोल मोमेंट में, तो वो IR एक्टिव होती है। फिर होती है ट्रांसमिशन वर्सेस अब्जॉर्प्शन। व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज irradiated with IR radiations, the organic compound can absorb specific frequency and allow the remaining radiations to pass through it. Transmitted light. Some of the light can also be reflected back to the source. From all the radiations, the organic compound can absorb some specific IR frequency and all the remaining radiations to pass through it. Unit of measurement of value of vibrational band. So the vibrational band is measured in terms of wave number due to essay of calculation because wave number is directly proportional to the frequency and energy, hence the unit is vibrational band is centimeter inverse. IR spectrum in transmission mode. The below given IR spectrum is a plot in between percentage transmittance y-axis and percent given wave number in centimeter inverse on x-axis. This is the most commonly used representation. ये हमारे पास इन्होंने IR स्पेक्ट्रा दिखा रखा है जिसमें जो हमारी वाई एक्सिस में तो क्या है ट्रांसमिशंस है, और एक्स एक्सिस में क्या दिखा रखा है वेव नंबर, वो भी किस में सेंटीमीटर इनवर्स में। जो इंफ्रारेड एक्टिव बॉन्ड होते हैं ना, द बॉन्ड फंडामेंटल वाइब्रेशन विच हैज़ नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट आर कॉल्ड IR एक्टिव। हमने आपको पहले ही बताया था जिन बैंड्स में कुछ नेट डाइपोल मोमेंट होता है ना उनको हम IR एक्टिव बॉन्ड बोलते हैं,
और जिनके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता उनको आई आर इनएक्टिव बॉन्ड बोलते हैं। ऑल कोवलेंट बॉन्ड्स नोट does not display bands in the IR spectrum, only polar bonds do so। हमारे पास जो पोलर बॉन्ड होते हैं ना सिर्फ वही डिस्प्ले करते हैं आईआर स्पेक्ट्रम में। जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो नहीं डिस्प्ले करते आईआर स्पेक्ट्रम में। दे आर रिफर टू एज आईआर एक्टिव। तो जो हमारे पोलर बॉन्ड होते हैं उनको हम आईआर एक्टिव बोल देते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इंफ्रारेड एक्टिव बॉन्ड्स। द इंटेंसिटी ऑफ बैंड डिपेंड्स अपॉन। जो हमारी इंटेंसिटी होती है वो किस किस बात के ऊपर डिपेंड करती है। पहला तो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद बॉन्ड। एक एक तो होते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्गली पोलर बॉन्ड, एक मीडियम पोलैरिटी बॉन्ड, और एक होते हैं वीकली पोलर बॉन्ड एंड सिमेट्रिक बॉन्ड्स प्रोड्यूस वीक और नॉन ऑब्जर्वेबल बॉन्ड। फिर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे जो हमने ले रखा है उसकी सब्सटेंस, उसकी कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग है, मीडियम है, वीक है, नॉट ऑब्जर्वेबल है। टाइप ऑफ आईआर बैंड्स। IR bands can be classified as strong, medium or weak depending upon the relative intensity of। जो IR band होते हैं ना वो बहुत तरह से क्लासिफाइड होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं, मीडियम भी हो सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो कवर्स कर लेता है वाई एक्सिस को। जो मीडियम बैंड होता है वो फॉल्स हो जाता है हाफ ऑफ वाई एक्सिस के ऊपर। और जो वीक बैंड होता है फॉल्स अबाउट वन थर्ड और लेस ऑफ वाई एक्सिस, जैसे कि हमने इस फिगर में दिखा रखा है। फिर है इंफ्रारेड बैंड शेप्स। इंफ्रारेड शेप्स कम इन वेरियस फॉर्म्स। जो हमारी इंफ्रारेड शेप होती है ना वो बहुत ज़्यादा वेरियस फॉर्म्स में होती हैं। टू ऑफ द मोस्ट कॉमन आर नैरो और ब्रॉड। जो हमारी मोस्ट कॉमन यूज होती हैं उनको एक तो नैरो होती है एक ब्रॉड होती है। जो नैरो बैंड्स होते हैं वो थिन एंड पॉइंटेड होते हैं लाइक ए डैगर। ब्रॉड बैंड्स आर वाइड एंड स्मूथर। जो हमारे ब्रॉड बैंड होते हैं वो वाइड होते हैं और वो स्मूथ भी होते हैं। टिपिकल एग्जांपल ऑफ ब्रॉड बैंड इज डेट displayed OH bonds such as those found alcohols and carboxylic acid as shown below। ये देखो जैसे कि हमारे पास एक ब्रॉड बैंड दिखा रखा है OH का। आईआर स्पेक्ट्रम क्या होता है? जो ग्राफ प्लॉट होता है किस किस के बीच में, परसेंटेज अब्जॉर्प्शन और परसेंटेज ट्रांसमिशन के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं? आईआर स्पेक्ट्रम। फिर हमारे कुछ पार्ट होते हैं आईआर स्पेक्ट्रम के। पहला पार्ट कौन सा है? नियर आईआर। नियर आईआर में क्या होता है? इट रेंजेस फ्रॉम 12,500 टू 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स, और इसे हम क्या बोलते हैं? ओवरटोन्स भी बोल सकते हैं। फिर होता है हमारे पास मिडल आईआर। मिडल आईआर में क्या होता है? इट रेंजेस फ्रॉम 4,000 टू 667 सेंटीमीटर इनवर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल वाइब्रेशन रीजन। इट हैज फर्दर टू टाइप्स। ये दो प्रकार का होता है मिडल आईआर होता है ना जो, फिर हमारे दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा होता है? फिंगरप्रिंट ग्रुप रीजन, और एक होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन। फिर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप रीजन क्या होता है, इसमें इसकी रेंज कितनी होती है? 4,000 से लेकर 1,400 सेंटीमीटर यूनिवर्स तक होती है। इट हैज़ बैंड्स फॉर ए नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसके पास बहुत ज़्यादा बैंड होते हैं फंक्शनल ग्रुप रीज के लिए। फिर हम हमारा अगला होता है फिंगरप्रिंट ग्रुप रीजन। जो फिंगरप्रिंट ग्रुप रीजन होता है उसकी रेंज कितनी होती है? 1,400 से लेकर 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक होती है। It has bands resulting from sum and differences of vibrational frequency. It is unique for each compound। ये हर एक कंपाउंड के लिए यूनिक होता है। That is the IR spectra of two different compound can never be accepted in enantiomer, so it is used for identification of compound। ये किस चीज़ के लिए यूज होता है? आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है किसी भी कंपाउंड की। फिर नेक्स्ट होता है हमारा फॉर IR रीजन। इट रेंजेस फ्रॉम 667 टू 50 सेंटीमीटर इनवर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्योर रोटेशनल रीजन, सो इट इज नॉट, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा आ गया? कैलकुलेशन ऑफ वाइवार वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। जो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? उक्स लॉ की हेल्प से। तो इसका फार्मूला क्या हो गया? वी बार इक्वल्स टू 1/2 पाई सी अंडर द रूट के म्यू। हमारा के क्या है? फोर्स कांस्टेंट, और म्यू क्या है? रिड्यूस्ड मास। Position of absorption band in IR spectra. The position of absorption band in IR spectra depend upon the nature of bond
और फंक्शनल ग्रुप, डेट इज, जो हमारी पोजीशन होती है किसी भी आईआर स्पेक्ट्रा की किसी बैंड के अंदर, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर के ऊपर, बैंड के कि उसका नेचर कैसा है। फिर हम एग्जांपल ले लेते हैं, द सी एच बॉन्ड लेंथ ऑर्डर अमोंग द सी एच डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन इज, जो हमारा कार्बन हाइड्रोजन सिंपल बॉन्ड होता है उसमें कितनी इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp3, दूसरे में sp2, तीसरे में sp, और परसेंटेज करेक्टर पहले में 25%, दूसरे में 33%, चौथे में 50%। फिर जो हमारा sp3 वाला हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन एटम है ना, वो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो sp वाला है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो जो जो हमारी प्रेस परसेंटेज होगी ना, जो एक्स करेक्टर की इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। फिर जो अट्रैक्शन होती है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, वो भी इंक्रीज होगी। फिर सी एच बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। फिर हमारे पास कुछ टाइप ऑफ बॉन्ड है और हम उनकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे। पहला टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है, सी एच इन अल्केन्स, इसकी कितनी होती है 1850 से लेकर 2970 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर अगला है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कीन्स, इसकी कितनी होती है फ्रीक्वेंसी 3100 लेकर 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर होता है सी एच इन अल्काइंस, इसकी कितनी होती है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर अगला है हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड इन अल्केन्स, इसकी वैल्यू कितनी है 1300 से लेकर 800 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर अगला है हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन अल्केन्स, 1640 से लेकर 1600 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर इससे अगला क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन अल्काइंस, इसकी कितनी है 2300 से लेकर 2100 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर हम इसमें देख पा रहे हैं कि जो जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होंगे, अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी बॉन्ड्स के एटम्स के अंदर। जो बॉन्ड लेंथ होगी वो डिक्रीज होगी, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो इंक्रीज होगी, जिसके कारण वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। पोजिशन ऑफ absorption band in IR spectra. Monosubstituted acetylines give sharp and strong band for CH stretching at 3300 centimeter inverse, because OH and NH stretching gives broad band in the same region, so confusion can be avoided. फिर अगला है हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इन बेंजीन, 1600 से लेकर 1450 सेंटीमीटर इनवर्स। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन बेंजीन 3030 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर जो हमारे ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बेंजीन में, इनकी सोल्जर लाइक स्ट्रक्चर मिलती है हमें 3100 से लेकर 3000 सेंटीमीटर के बीच में, ये वीक बैंड बनाते हैं। फिर अगला है हमारा कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग इन इथर, 1300 से लेकर 1000 सेंटीमीटर इनवर्स तक। फिर हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि किसी अननोन मॉलिक्यूल के अंदर, जो हमारी इथर की आइडेंटिफिकेशन होती है ना अननोन मॉलिक्यूल के अंदर, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, बिकॉज मैनी ऑफ अदर स्ट्रॉन्ग बैंड कैन अपीयर इन द सेम रीजन। बहुत से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अपीयर होते हैं जाते हैं, वो भी बिल्कुल इस सेम रीजन के, डेट इज इथर कैन नॉट बी कन्फर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ सी डबल बॉन्ड ग्रुप एंड सी ओ एच ग्रुप। जो हमारा इथर हो कभी भी कंफर्म नहीं हो सकता जब हमारे पास प्रेजेंस हो किस चीज़ की, कार्बन ऑक्सीजन ग्रुप और कार्बन ओ एच ग्रुप की। Free OH in vapor phase or in very dilute solution in a non-polar solvents in alcohol 36 centimeter inverse. As the concentration of solution increases, जैसे जैसे किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्री होगी वो इंक्रीज होगी, एंड थस एडिशनल बैंड स्टार्ट अपीयर, सो हमारे एडिशनल बैंड होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे अपीयर होना एट बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर, बिकॉज ओएच बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, क्योंकि जो ओएच की बॉन्ड लेंथ होती है ना अल्कोहल में वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वो डिक्रीज हो जाएगी 3400 से लेकर 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। IR spectra of free OH and H bonded OH group. For the heat liquid, all the alcohol is considered hydrogen bonding. So the hydrogen bonding OH broad peak is visible as the alcohol is dissolved in a non-hydrogen bonding solvent. So the free OH weak peak becomes more visible.
फिर अगला है फ्री OH इन वेपर फेज और इन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स इन फिनोल। इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी, 3650 सेंटीमीटर इनवर्स। इसमें क्या है, डिस्पर्सल हो रहा है नेगेटिव चार्ज का बेंजीन रिंग के ऊपर, जिसके कारण क्या हो जाएगी, जो बॉन्ड लेंथ है ना इसकी OH की वो इंक्रीज हो जाएगी और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी ना तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमेशा डिक्रीज होगी और जिसके कारण वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी। ऑन मूविंग फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल टू 2 डिग्री टू 3 डिग्री अल्कोहल, the number of plus I effect R group increases and thus OH bond length increases, so vibrational frequency decreases। जैसे हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल ले रखा है, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। जैसे हमारे पास जो 1 डिग्री अल्कोहल है ना उसमें हमारे पास एक ही आर ग्रुप है, जो प्लस फिर जो प्लस आई इफेक्ट है ना आर ग्रुप के ऊपर वो कम है, तो हमारे जो बॉन्ड है ना वो स्ट्रोंग है। तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी बॉन्ड की, तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3640 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है उसमें दो आर ग्रुप है, जिसके कारण प्लस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और जो ओच बॉन्ड होगा ना उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी 3630 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर जो हमारे 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं उसमें तीन आर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण जो प्लस आई इफेक्ट है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जो OH बॉन्ड होगा ना वो बहुत ही वीक बॉन्ड हो जाएगा और जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी, 3620 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी। फिर अगला है OH स्ट्रेचिंग इन डाइमेरिक इन कार्बोक्सिलिक एसिड। डाइमर का मतलब वो होता है जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल लें, ये देगा ब्रॉड बैंड देगा जिसकी वैल्यू होगी 3560 से लेकर 3500 सेंटीमीटर इनवर्स। फ्री ओथ स्ट्रेचिंग इन कार्बोक्सिलिक एसिड, हायर फ्रीक्वेंसी होती है जो नॉर्मल ओथ स्ट्रेचिंग होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर उससे। The oath stretching vibration of carboxylic acid overlaps all the CH stretching vibration in alkanes, alkenes, alkynes. Ragged band appear at 2700 and 2500 centimeter due to coupling interaction in between overtone of OH plane bonding and CH stretching। फिर हमारे पास ओ जो रैगड बैंड अपीयर होते हैं किस वैल्यू के ऊपर, 2700 से लेकर 2500 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर। किसके कारण होते हैं, जो कम्प्लीट इंट्रैक्शन होती है ना फर्स्ट ओवरटोन की और CH स्ट्रेचिंग के कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसमें फर्मी वो रेड बैंड अपीयर हो जाते हैं। फिर ड्यूरिंग कन्वर्जेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू कार्बोक्सिलिक अनायन, OH बैंड डिसअपियर हो जाते हैं, रेड बैंड अप वेनिश हो जाते हैं। सी डबल बॉन्ड और स्ट्रेचिंग आल्सो डिसअपियर। टू बॉन्ड्स अपीयर एट 1600 सेंटीमीटर इनवर्स 1400 सेंटीमीटर ड्यू टू असिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग बाय कार्बोक्सिलाइट अनायन। फिर अगला है हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप। अगर हमारे पास कोई भी सी डबल बॉन्ड और ग्रुप ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसके बीच में होगी, 1650 से लेकर 1870 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। फिर अगर हमारे पास CH प्रेजेंट है प्लेन बेंडिंग में इन अल्डिहाइड्स, तो हमारी कितनी अप्रोक्सीमेट 1390 की इक्वल वैल्यू होगी। फिर अगला है सी डबल बॉन्ड ओ इन अल्डिहाइड्स। जो CH प्लेन बेंडिंग होती है ना, फिर जो सी डबल वो बॉन्डिंग होती है अल्डिहाइड में, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1725 सेंटीमीटर इनवर्स। कंजुगेशन डिक्रीज द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बाय 30 सेंटीमीटर इनवर्स इन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फिर जो सी डबल बॉन्डिंग होती है कीटोन्स में वो होती है 1718 सेंटीमीटर इनवर्स। जितना ज़्यादा आई इफेक्ट होगा उतना ही वीक सी डबल ओ बॉन्ड होगा और उतनी ही लोअर फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे अल्डिहाइड में हमारे पास कोई भी आई इफेक्ट नहीं है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 1725 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर जो सी डबल फिर जो अल्डिहाइड है जिनमें आर ग्रुप प्रेजेंट है और उसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट है उसकी वैल्यू है 1720 सेंटीमीटर। फिर जो हमारे कीटोन्स है जिसमें दो आर ग्रुप प्रेजेंट है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट है, तो जो कीटोन है ना उनकी लो हो जाती है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, कितनी है, 1718 सेंटीमीटर इनवर्स। फर्मी रेजोनेंस क्या होती है, द प्रोसेस इन विच डबलेट इज फॉर्म ड्यू टू इंटरेक्शन इन बिटवीन फर्स्ट ओवरटोन ऑफ CH इन प्लेन बेंडिंग एंड CH स्ट्रेचिंग इज कॉल्ड फर्मी रेजोनेंस। फर्मी रेजोनेंस
तब फॉर्म होती है जब इंटरेक्शन होती है फर्स्ट ओवरटोन की सी एच प्लेन बेंडिंग की और सी एच स्ट्रेचिंग की, उसे हम बोलते हैं फर्मी रेजोनेंस।